Welcome to Sharan's biology classes again, and today we will discuss an important and interesting topic, that is apomixis as well as polyembryony. This is last topic of seed. Apomixis. In normal sexual cycle, the male and female gametes fuse to form embryo, and later on the ovule develops into a seed. Clear? कि नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल में क्या होता है, आप कहते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करता है, जिससे कि एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और वह जो ओव्यूल था वो डेवलप करता है, एक सीड का फॉर्मेशन करता है. तो यह जो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन है, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या इसी को आपने कहा था एम्फीमिक्सिस. क्लियर? और सिनगैमी, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. क्लियर? बट हियर इज एपोमिक्सिस. एस्टेरेसी फैमिली, दैट इज सनफ्लावर फैमिली, एंड ग्रास फैमिली के कुछ प्लांट्स हैं, उसमें कुछ विशेष मैकेनिज्म पाया जाता है जहां बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो एंड सीड का फॉर्मेशन हो जाता है. क्लियर? कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं एस्टेरेसी फैमिली के एज वेल एज इन ग्रास फैमिली, आगे एग्जांपल भी देखेंगे, जिसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, फिर भी एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन हो जाता है. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड apomixis, and the term apomixis was proposed by Winkler. apomixis टर्म की व्याख्या किया था सर्वप्रथम विंकलर नामक वैज्ञानिक ने. क्लियर? तो आपने कहा यहाँ कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा. तो जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा तो याद कीजिए, हम लोग उसको कह देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. क्लियर? बट एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज इंडिकेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? तो कहते हैं कि यह जो एपोमिक्सिस है वो एक प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है, बट वो मिमिक करता है. मिमिक्री मीन नकल करना. क्लियर? जैसे मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं कि कोई जो है हमारे माननीय पीएम का या कोई जो हमारे सिने स्टार्स हैं उनकी आवाज़ में वो हूबहू बोलते हैं, लालू जी की आवाज़ में हूबहू बोलते हैं, नीतीश जी की आवाज़ में हूबहू बोलते हैं, नरेंद्र मोदी की आवाज़ में बोलेंगे, अमिताभ की आवाज़ निकालेंगे के लिए, दैट इज़ मिमिक्री आर्टिस्ट. तो ये भी एपोमिक्सिस जो है वो एक प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है. चूँकि आप कह रहे हैं कि यहाँ गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता है, बट यहाँ एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका अर्थ है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक्री करता है. क्लियर? कहते हैं कि यह जो एपोमिक्सिस है वो दो प्रकारों का होता है. एक को हम लोग कह देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरे को कह देते हैं एगैमोस्पर्मी. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपने कहा था कि उसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि स्टेम कटिंग्स को प्रोपेगेट कराते हैं, लगाते हैं हम लोग रोज में, बॉगनविलिया में, चाइना रोज में, शुगर केन में. क्लियर? या आपने पढ़ा था कि स्टेम के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं, लाइक ट्यूबर, दैट इज पोटैटो, राइजोम, जिंजर, टर्मेरिक, कॉर्न लाइक एमॉर्फोफैलस, एलिफेंट फुट. क्लियर? बल्ब लाइक गार्लिक, ओनियन. तो ये बहुत सारे स्टेम के मॉडिफिकेशन है जिससे नए पौधों का निर्माण होता है, वहाँ भी गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ. या मॉडिफाइड रूट्स, लाइक आपने पढ़ा था स्वीट पोटैटो, उस पर भी बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो ग्रो करता है और एक नए पौधे का निर्माण करता है. दिस मेथड इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. क्लियर? द सेकेंड वन इज एगैमोस्पर्मी. इन दिस मेथड the male and female gametes do not fuse, but embryo and seeds are produced. Clear? कि यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन एम्ब्रियो का निर्माण होगा
और सीड्स का निर्माण होगा। तो ऐसे एपोमिक्सिस को हम लोग कह देते हैं क्या, एगैमोस्पर्मी। क्लियर। एगैमोस्पर्मी जो है वो पुनः होता है अनेक प्रकारों का। एक को कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियो, ये हमेशा याद रखिएगा, इसके बाद MCQs बनाएंगे, आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं तो 5-7 बार ये डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, स्पेशली ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जिसे अब नीट कह देते हैं, उसमें ये पूछा गया है। क्लियर। तो एडवेंटिव एम्ब्रियो कहते हैं कि व्हेन द सेल्स ऑफ न्यूसेलस, रिकॉल द न्यूसेलस, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसेलस एंड इंटीगुमेंट्स, द वॉल ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड इंटीगुमेंट। क्लियर। तो कहते हैं कि व्हेन द सेल्स ऑफ न्यूसेलस और इंटीगुमेंट ग्रो टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, इट इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। क्लियर। कि वहाँ जो है न्यूसेलस का डिप्लॉयड सेल है या इंटीगुमेंट का सेल ही डेवलप कर जाता है, विकसित हो जाता है और एक एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो ऐसे एम्ब्रियो को हम लोग कह देते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियो। जैसा कि आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं, लाइक साइट्रस, साइट्रस तो जानते ही हैं, दैट इज लेमन, ऑरेंज एटसेट्रा। क्लियर। तो उसमें होता है हमेशा एडवेंटिव एम्ब्रियो। क्लियर। दूसरे को हम लोग कह देते हैं डिप्लोस्पोरी। यहाँ क्या होता है कि डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल याद कीजिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में पढ़े थे। तो वहाँ जो है डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल डेवलप कर जाता है और डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। क्लियर। कि व्हेन, आप लिख लेंगे कि व्हेन डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल डेवलप्स टू फॉर्म ए डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक, द फेनोमेनन इज कॉल्ड डिप्लोस्पोरी। क्लियर। द थर्ड वन इज एपोस्पोरी, द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट जरा हम लोग समझ लें कि व्हेन द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड तो समझते हैं, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इट इज कॉल्ड हैप्लॉइड। क्लियर। जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, बैक्टीरिया, इन सब में क्रोमोसोम्स के सिंगल सेट हैं, सच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हैप्लॉइड। तो यदि प्लांट बॉडी हैप्लॉइड हो तो उसे हम लोग कह देते हैं गैमेटोफाइट। एंड व्हेन द प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड, जैसे ब्रायोफाइटा के बाद जितना भी है, लाइक टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, उसका बॉडी होता है प्लांट बॉडी डिप्लॉयड, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के वहाँ 2 सेट्स होते हैं। हम लोग का भी मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं वो डिप्लॉयड होता है, वहाँ जो है 2 सेट्स होते हैं। क्लियर। वहाँ भी 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, सच बॉडी इज कॉल्ड डिप्लॉयड। क्लियर। और यदि किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिप्लॉयड हो तो उसे हम लोग कह देते हैं स्पोरोफाइट। क्लियर। मैं लिख देता हूँ, आप हमेशा याद रखेंगे कि व्हेन द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, यदि वो हैप्लॉइड होगा तो उसे हम लोग कह देते हैं गैमेटोफाइट, उसे हम लोग कह देंगे गैमेटोफाइट। एंड व्हेन द प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड इट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, उसे हम लोग कह देते हैं क्या, स्पोरोफाइट। क्लियर। तो हम लोग पढ़ रहे थे एपोस्पोरी। कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है स्पोरोफाइट से, अर्थात डिप्लॉयड बॉडी से फॉर्मेशन होगा हैप्लॉयड बॉडी का, दैट इज कॉल्ड एपोस्पोरी। एंड जस्ट रिवर्स एपोगैमी। एपोगैमी कहते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट मीन डिप्लॉयड एम्ब्रियो, द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एपोगैमी। क्लियर। 5th वन आ जाइए, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस हम लोग पढ़े भी थे, द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म
डायरेक्टली फ्रॉम एग सेल, दैट इज फीमेल गैमीट। एनिमल में भी याद कीजिए, आपको जो शुरू में मैंने पढ़ाया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वहाँ एग्जाम्पल आया था लाइक वैस्प, ये आपके लिजर्ड्स है ना, हनी बीज, उसमें जो उसका फीमेल गैमीट है, एग है, वो बिना डेवलपमेंट के ही, बिना फ्यूजन के ही वो निर्माण करता है एक नए ऑर्गेनिज्म का, एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। प्लांट में भी यही होता है, यदि फीमेल गैमीट अर्थात एग सेल डेवलप करता हो और एक एम्ब्रियो का निर्माण करता हो, द फेनोमेनन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। जैसा कि होता है ग्रेप्स में वहां एग सेल ही डेवलप कर जाता है और एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? लास्ट वन इज पार्थेनोगैमी। पार्थेनोगैमी कहते हैं कि द फ्यूजन ऑफ टू फीमेल गैमीट्स, दो फीमेल गैमीट ही आपस में फ्यूज कर जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग कह देते हैं क्या? पार्थेनोगैमी। क्लियर? तो यह जो एक गैमोस्पर्मी है, ये पुनः 6 प्रकारों का होता है। क्लियर? मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। एपोमिक्सिस सीधा सा आप याद रखिए कि द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, एंड डिस्कवरी हमेशा याद रखिए द टर्म वाज प्रपोज्ड बाय विंकलर, ये टर्म दिया था विंकलर ने। एक और यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, मैं लिख देता हूं यहां, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। लिसन, आखिर इसका क्या लाभ है, इसका क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? काफी अच्छा इंपॉर्टेंस है एपोमिक्सिस का। वर्तमान में हम लोग जो है एट प्रेजेंट वी आर यूजिंग हाइब्रिड सीड्स ऑफ मैक्सिमम क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। जो हमारे अनाज उपजाए जा रहे हैं या वेजिटेबल जो उपजाए जा रहे हैं, उसका फार्मर्स हाइब्रिड वैरायटी का उपयोग करते हैं, हाइब्रिड सीड का उपयोग करते हैं। क्लियर? इससे देयर इज इंक्रीज इन यील्ड, उत्पादन में, उपज में काफी वृद्धि हुई है। खैर वो तो हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे कितनी वृद्धि हुई। क्लियर? लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है कि जो हाइब्रिड प्लांट्स है, अब सपोज कि इस साल जो पैडी लगाया फार्मर्स ने, तो जो पैडी प्लांट लगाया, धान का पौधा लगाया, तो उससे जो बने सीड वो पुनः नेक्स्ट ईयर अगर उसका सोइंग करते हैं, उसको बोते हैं, तो हम पाते हैं कि पुनः यील्ड में कमी आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि आपने अब पैडी फील्ड है, तो आपने अपने जो आपका जो जमीन है वहाँ आपने एक वैरायटी लगाया है, आसपास तो और भी बहुत सारे पैडी फील्ड्स हैं, बहुत सारे धान के खेत हैं। अब वहाँ क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, फैक्टर्स बहुत वहाँ काम करता है, क्रॉसिंग ओवर। जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएशन क्यों उत्पन्न हो रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक बार यदि आप समझ गए, जब जेनेटिक्स की बात आई तो एक बार यदि जेनेटिक्स आप समझ गए, दोबारा पढ़ने की चीज़ नहीं है। इसीलिए जेनेटिक्स का जब लेक्चर होगा तो निश्चित रूप से आप बहुत गौर से उसको समझिएगा। नहीं समझने की बात ही नहीं है, नहीं समझने की बात नहीं है। मैंने कहा कि शरण है तो संभव है, और शरण से नहीं समझेंगे तो फिर मेरा दावा है नहीं समझ पाएंगे, और नहीं समझने की बात ही नहीं है। जेनेटिक्स एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ने की चीज़ नहीं है। खैर, मैं कह रहा था कि यदि जो हाइब्रिड प्लांट्स हैं, मान लें कि इस साल व्हीट लगाया हमने और उससे जो सीड मिला, ठीक है, यील्ड काफ़ी हुआ, नेक्स्ट ईयर अगर उसी सीड को हम लोग बोते हैं तो पाते हैं कि यील्ड में कमी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि उसके जो कैरेक्टर्स, वैज्ञानिकों ने जो उस हाइब्रिड प्लांट में अच्छे कैरेक्टर्स को डाले थे वो सेग्रीगेट कर जाता है। एक तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, आसपास बहुत सारे पैडी फील्ड्स हैं, वो गेहूं लगाया है तो गेहूं का ही सारा जो है वहाँ पर पौधा रहता है, अलग अलग खेतों में अलग अलग वेराइटीज़ लगाए गए हैं। क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, कैरेक्टर सेग्रीगेट कर जाएगा, या फिर वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं।
अलग अलग पेरेंटल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो गया, तो वैज्ञानिकों ने जो अच्छे कैरेक्टर्स एक साथ वहाँ कॉम्बिनेशन में डाले थे वो सेग्रीगेट कर जाता है, अलग हो जाता है, जिसके कारण यील्ड में कमी आ जाती है। इसलिए किसानों को प्रत्येक वर्ष वो हाइब्रिड सीड्स खरीदना पड़ता है, और हाइब्रिड सीड्स होते भी हैं काफ़ी महंगे। अगर व्हीट कॉमन जो गेहूं है वो अबाउट 20 रुपीज़ पर केजी है, लेकिन अब उसी का हाइब्रिड सीड आप जो है अपने खेतों में लगाने के लिए ख़रीदने जाएंगे तो वो आपको नहीं तो अबाउट 300 रुपीज़ पर केजी मिलेंगे, अच्छी वैरायटी के सीड्स। क्लियर? तो एक तो हाइब्रिड सीड्स काफ़ी महंगे होते हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ वो हाइब्रिड सीड तैयार कर रहा है उसको प्रत्येक वर्ष वो तैयार करने पड़ते हैं। तो ये वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर ये जो हाइब्रिड प्लांट्स हैं उसमें सीड का फॉर्मेशन हो एपोमिक्सिस मेथड द्वारा। एपोमिक्सिस आपने कहा कि बिना फ्यूजन के ही, बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो और सीड का निर्माण हो जा रहा है। तो वहाँ तो मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हुआ नहीं, क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो फिर वो जो कैरेक्टर्स थे वो सेग्रीगेट नहीं करेंगे, उसके अलग होने की बात ही नहीं है। तो अगर ये जो हाइब्रिड प्लांट्स हैं इसमें सीड्स का फॉर्मेशन एपोमिक्सिस विधि द्वारा किया जाए तो किसानों को प्रत्येक वर्ष ये हाइब्रिड सीड्स खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ जो हाइब्रिड सीड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर उनका निर्माण कराया जाता है, तभी तो पूरे देश में ये हाइब्रिड सीड्स प्रत्येक वर्ष सप्लाई होते हैं। क्लियर? तो उनको भी वो हाइब्रिड सीड्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर? तो अब थ्रू आउट द वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व में ये रिसर्चेस किए जा रहे हैं कि आखिर ये जो एपोमिक्सिस है उसका जेनेटिक्स क्या है। एपोमिक्सिस जो है बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना गैमीट के फ्यूजन के, आपने कहा कि एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो अर्थात इसका जेनेटिक्स क्या है, आखिर कौन से जीन्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि कुछ प्लांट्स में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड सीड्स विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अगर उसकी पहचान कर ली गई, अगर उसकी पहचान कर ली गई वो जीन की, तो कल्पना कीजिए कि वो जो जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपोमिक्सिस, तो वो यदि हाइब्रिड प्लांट्स में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे तो वहाँ भी बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो सीड का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो फार्मर्स जो हैं एक वर्ष जो हाइब्रिड सीड खरीद लेंगे तो उसके सीड्स को ही ईयर आफ्टर ईयर उनका सोइंग करेंगे, उसको बोते रहेंगे, दोबारा उनको खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये एपोमिक्सिस का इम्पॉर्टेंस हो गया। क्लियर? द नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीमेन मेनी, पॉलीमेन मेनी एम्ब्रियो। क्लियर? तो व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, यदि एक ही सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो उपस्थित रहता है तो इस क्रिया को ही हम लोग कह देते हैं क्या, पॉलीएम्ब्रियोनी। एंड द पॉलीएम्ब्रियोनी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहुक। The polyembryony was first discovered by Leeuwenhoek in citrus plant that was orange. Clear? कि यह जो पॉलीएम्ब्रियोनी है इसका सबसे पहले अध्ययन किया था, इसका खोज किया था ल्यूवेनहुक ने साइट्रस में, ऑरेंज में। यदि किसी सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है तब उसमें एक ही एम्ब्रियो जो है वो मैच्योर करता है और बाकी के जो एम्ब्रियोज हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्लियर? यदि किसी सीड में
एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, होता ही, आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे। आपने कहा साइट्रस में ही होता है, मैंगो में होता है, क्लियर। तो उसमें केवल एक ही एम्ब्रियो जो है वो मैच्योर करता है, बाकी के एम्ब्रियोज डिजेनरेट कर जाते हैं, क्लियर। कहते हैं कि यह जो पॉली एम्ब्रियोनी है वो दो प्रकारों का होता है। एक को हम लोग कह देते हैं ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, कहते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन एन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक याद कीजिए, एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक होता है और उसी एक एम्ब्रियो सैक में एक से अधिक एम्ब्रियोज का जब निर्माण हो जाता है तो इसे हम लोग कह देते हैं क्या, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। एंड द सेकेंड वन इज फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। इन दिस टाइप ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी there is presence of more than one embryo sac in an ovule। ओव्यूल एक ही है लेकिन उसमें एक से अधिक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट हैं और प्रत्येक एम्ब्रियो सैक में एक एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। सच पॉली एम्ब्रियोनी इज कॉल्ड फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। जैसा कि फ्रैगेरिया में, फ्रैगेरिया आप जानते हैं, जैसा कि आपको ये मिलेगा फ्रैगेरिया, दैट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी तो खाते हैं हम लोग, क्लियर। कि पॉली एम्ब्रियोनी दो प्रकारों का हुआ। ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी कि यदि एक ही एम्ब्रियो सैक में एक से अधिक एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। और यदि एक ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियो सैक उपस्थित हैं और प्रत्येक एम्ब्रियो सैक में एक एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी, क्लियर। जैसा कि मिलेगा आपको फ्रैगेरिया में। अब आइए कि ये जो पॉली एम्ब्रियोनी का डेवलपमेंट होता है, इसका जो विकास होता है वो भी अनेक प्रकारों से। एक को कह देते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। इसमें क्या होता है कि जो जाइगोट बना, आपने कहा कि मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करेगा तो निर्माण करेगा जाइगोट का, वो जाइगोट ही डिवाइड कर जाता है जिससे एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर। यहाँ जाइगोट डिवाइड करता है और एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। सच पॉली एम्ब्रियोनी इज कॉल्ड क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। जैसा कि आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं निम्फिया, निम्फिया आप जानते हैं दैट इज वाटर लिली, या निकोटियाना, निकोटियाना इज बोटेनिकल नेम ऑफ टोबैको, क्लियर। द सेकेंड वन इज एम्ब्रियो फ्रॉम, दूसरा लिखो आप, एम्ब्रियो फ्रॉम सिनर्जिड्स। रिकॉल द सिनर्जिड, एक एपरेटस था, एक एपरेटस में 3 सेल्स, आपने उसमें 2 को कहा था सिनर्जिड एंड सिंगल वाज एक सेल, क्लियर। तो कभी कभी कुछ पौधों में क्या होता है कि दूसरा जो मेल गैमीट है वो फ्यूज कर जाता है किसके साथ, सिनर्जिड के साथ। एक तो मेल गैमीट फ्यूज करेगा एक सेल के साथ तो निर्माण करेगा एक एम्ब्रियो का, और दूसरा मेल गैमीट फ्यूज कर जाता है सिनर्जिड के साथ जिससे एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। जैसा कि मिलेगा आपको, एग्जाम्पल लिखेंगे लाइक सेजिटेरिया या आर्चिमोन। आर्चिमोन तो जानते हैं, आर्चिमोन मैक्सिकाना, कटेला, जो बहुत सारे उसमें स्पाइंस होते हैं, क्लियर। द थर्ड वन इज एम्ब्रियो फ्रॉम एंटीपोडल्स। कुछ पौधों में क्या होता है कि एंटीपोडल सेल्स, जो अपोजिट पोल पे 3 सेल्स होते हैं, एंटीपोडल सेल्स डेवलप कर एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का निर्माण करता है
तो यहाँ पर देखिए, एक तो एक सेल से फ्यूज करेगा, एम्ब्रियो एक बन गया, और दूसरा बन गया एंटीपोडल से, द कंडीशन इज पॉलीएम्ब्रियोनी। जैसा कि एक प्लांट है लाइक अल्मस, अल्मस एक प्लांट है, उसमें एंटीपोडल सेल्स डेवलप कर जाते हैं और एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का निर्माण करता है। द फोर्थ वन इज एम्ब्रियो फ्रॉम एंडोस्पर्म। अब कभी कभी क्या होता है कि एंडोस्पर्म का सेल ही डेवलप कर जाता है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? जैसा कि एक प्लांट है बैलेनोफोरा, जर्मिनेशन में पढ़े थे, बैलेनोफोरा हेलोफाइट्स हैं, समुद्री किनारों पर पौधे मिलते हैं। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज एडवेंटिव एम्ब्रियो, एडवेंटिव एम्ब्रियो। ये तो एपोमिक्सिस में भी आपने पढ़ा कि when the cells of nucellus or integument develop into an embryo, it is called adventive embryo. Clear? जैसा कि ये मिलेगा like आपको मैंगो में, साइट्रस में, नींबू संतरा में मिलता है, एडवेंटिव एम्ब्रियो ही मिलते हैं। क्लियर? तो इतने प्रकारों से पॉली एम्ब्रियोनी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? Now the seed topic is completed. Seed topic यहाँ समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, हम लोग जानते हैं MCQs, MCQs का प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो जब नेक्स्ट लेक्चर आप नेक्स्ट डे ओपन करेंगे तो काइंडली आप सीड, 3 सीड का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे, मेज, कास्टर एंड ग्राम, ये 3 सीड का स्ट्रक्चर, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, कॉजेज ऑफ डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स पढ़ लेंगे। क्लियर? देन एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, पूरा सीड कहने का अर्थ है पूरा सीड आप पढ़कर ही लेक्चर ओपन करेंगे, तब आपको अच्छा लगेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस हमसे भी बन रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं भी सक्सेस होऊंगा। क्लियर? तो तब तक के लिए विदा चाहेंगे, काफ़ी लंबा लेक्चर भी हो गया है। ओके, देन बाय बाय।